में लाइव है रिपब्लिक और रिपब्लिक भारत पे, और मेरे साथ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाबा, रिपब्लिक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय व्यस्त नहीं करूंगा, आपकी बैक टू बैक मीटिंग्स हैं। पिछली बार जब बात हो रही थी तो इलेक्शंस की डेट तारीख अनाउंस नहीं हुई थी। आप बलरामपुर में थे, इसी तरह सुबह का समय था। आपसे पूछा था मैंने पिछली बार साक्षात्कार में, आपने कहा इस बार इतनी सीट आ रही है कि परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुमत से सरकार बना रहे हैं। अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तारीख अनाउंस हो चुकी है, चीजें बहुत पास है, आपकी खुद की सीट अनाउंस हो चुकी है। मैं शुरुआत ऐसे करूं कि एक राजनीतिक के तौर पे, एक मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं, एक राजनीतिक के तौर पे, बाबा आपको क्या लगता है, आपकी सरकार, आपकी पार्टी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में कहां खड़ी है, कैसे खड़ी है उसका? देखिए, मैंने तब भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार जन अपेक्षाओं पर खरी उतरी है। हम 300 से अधिक सीटें जीत करके प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ प्रदेश में बनाएगी जी। और कमोवेश सभी दलों ने अपने प्रत्याशियों की सूची, पहली दूसरी सूची जारी कर दी है। उससे भी बहुत स्पष्ट हो जाता है कि कौन कहां पे खड़ा है। नहीं, लेकिन आप कहते हैं कि आप सहयोगी दलों के साथ बनाएंगे। सहयोगी दल बचे कहां हैं? जैसे जैसे इलेक्शन आ रहा है, सहयोगी दल छोड़िए, यहां तो झड़ी लग गई थी बीच में, अपने ही लोग जो, और उसको वो मेरा मतलब अगला सवाल है, आप मुस्कुरा रहे हैं, एक ये मेरा पर्सनल सवाल है। मैं मतलब अगेन, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे, मैं मतलब अगला सवाल, मैं एक राजनीतिज्ञ के तौर पे आपसे मेरा अगला सवाल है, ये जो आखिरी क्षण में 4 साल 11 महीने 30 दिन, योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा आदमी है, बाबा बाबा बाबा, आपकी सरकार में मंत्री, गाड़ी, अब तो लाल बत्ती आप देते नहीं किसी को, प्रधानमंत्री के कहने के बाद गाड़ी घोड़ा घर सब दिया। ये जो 31वें दिन अचानक योगी आदित्यनाथ सबसे खराब हो जाते हैं, 31वें दिन नाव, सांप, नाग, नेवला सब लोगों को याद आने लगता है। ऐसे राजनेता आपकी पार्टी में थे, अब वो दूसरी पार्टी में चले गए। कई बार अब मतलब हम देखेंगे 5 साल बाद वो लोग क्या पता दोबारा आपकी पार्टी में आना चाहें या कहीं और जाएं। लेकिन इसी तौर पे मेरा पूरा सवाल ये है, ऐसे ही लोग जब आप भी लेके आते हैं, वो मतलब 31वें दिन, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या वो अपर्णा यादव हो, इन लोगों को लाने या जाने से कुछ होता है क्या फर्क? योगी आदित्यनाथ क्या किसी के आने से या किसी के आने से या किसी के जाने से जीतेंगे या हारेंगे? देखिए, मैंने सहयोगी दलों की बात की। अपना दल एस और निषाद पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी सहयोगी दल हैं। किसी व्यक्ति विशेष से मेरा अभिप्राय नहीं, उन दलों के साथ है जिनके साथ बीजेपी का परंपरागत गठबंधन पिछले कई चुनाव से चला रहा है जी। और 300 से अधिक सीटें हम लोग पाएंगे। राजनीति में एक अवसरवादिता होती है, दूसरा व्यक्ति वैचारिक मुद्दों से प्रभावित होकर के पार्टी के साथ जुड़ता है, दोनों में अंतर होता है। लेकिन खैर, चुनाव के समय जब भी इस प्रकार का दल बदल होता है तो उसमें बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव व्यूज देखने को मिलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी, कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत बनाएगी। मेरा सवाल का जवाब, या तो ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ना जनता ये बोलते हैं कि एक स्वामी, जैसे 10-11 आपके विधायक चले गए, कई आपके मंत्री जिनको आपने मंत्री बनाया हुआ था वो चले गए। मैं इसलिए कहता हूं कि 4 साल 11 महीने 30 दिन के लिए योगी आदित्यनाथ वॉज द बेस्ट मैन इन टाउन। मतलब आपसे बढ़िया नेता नहीं था उनके लिए कोई, आपसे बढ़िया, बाबा मुस्कुरा रहे, मैं सच कह रहा हूं, आपसे बढ़िया नेता नहीं था उनके लिए कोई। लेकिन 31वें दिन अचानक आपने उनको टिकट नहीं दिया, आपको उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलनी थी। मैं वो सब नहीं पूछ रहा, वो सब आपका इंटरनल है, मेरे को पता है, बताएंगे भी नहीं। आपने उनके किसी पास वाले की क्या बदला? 31वें दिन वो चले गए दूसरी तरफ। और ये सवाल मैंने अखिलेश यादव से भी पूछा था कि क्या एक स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से आप जीतोगे, हारोगे? लेकिन उसी तरह
एक रियलिटी है कि लोगों ने कहा कि भाई हवा बन रही है, सारे लोग सपा में जा रहे हैं, तो 100 सोनार की और एक लोहार की कहावत है। आप उनके परिवार के लोग बीजेपी में ले आए, पर क्या एक अपर्णा यादव के आने से या एक किसी नेता के जाने से, स्वामी प्रसाद मौर्य टाइप, भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ की सरकार आएगी या जाएगी? मेरा सवाल यह है बाबा। देखिए, बीजेपी में कोई व्यक्ति आता है जी, तो टिकट का वायदा लेकर के नहीं आता है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, वंशवादी या परिवारवादी दल नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जो भी सदस्यता लेता है वह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के नीतियों और मूल्यों से प्रभावित होकर के कर आ रहा है। वह काम कर रहा है, काम करता है, एक लंबे समय तक काम करने के बाद अगर पार्टी को लगता है कि नहीं, यह पार्टी के लिए और समाज के लिए उपयोगी हो सकता है, इनकी सेवाएं समाज के लिए उपयोगी हो सकती हैं, तो उनको अवसर देती है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैं आज आ रहा हूं, आज ही मुझे सब कुछ बना दिया जाए, मुझे लगता है कि ये चीज़ें कम देखने को मिलती हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है जो लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों पर विश्वास करती है। समाजवादी पार्टी हो या अन्य दल परिवारवादी दल हैं, एक परिवार के ही मुखिया होंगे, उसी परिवार से सभी लोग पदाधिकारी होंगे, उसी से इर्द गिर्द पूरी कार्यकारिणी उनकी घोषित होगी। तो दोनों में अंतर है, उनकी अपनी पसंद नापसंद अलग होती है। भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक प्रतिबद्धता है, अपने मुद्दे हैं, उन मुद्दों के आधार पर हम लोग सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं। तो ये जितने भी लोग आ रहे हैं, ये सब आप कह रहे हैं कि मतलब आइडियोलॉजिकली अगर वो भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी की सोच के साथ होंगे तभी, और कोई टिकट का वादा नहीं, चाहे वो मतलब अपर्णा यादव इंक्लूडेड, किसी टिकट का है। श्रीमती अपर्णा यादव आज से नहीं, पिछले 4 साल से वो बीजेपी के संपर्क में थे और बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए उत्सुक थी। और आपने देखा होगा समय समय पर वह उन वैचारिक मुद्दों के साथ अपनी सहमति जताती रही है जो समाज से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दे रहे हैं। जिन भी अच्छे सकारात्मक कार्यक्रमों को केंद्र या प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया है, उसमें उसने हमेशा एक पॉजिटिव व्यू रखा है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने अपने पास से चंदा दिया। महिला मिशन शक्ति की उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यक्रम को लेकर के उन्होंने उसमें खुलकर के सपोर्ट किया था। प्रदेश के अंदर अन्य तमाम ऐसे सामाजिक मुद्दों पर और प्रदेश के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर उनकी एक सकारात्मक सोच रही है पहले से, और आज उन्होंने उसी सकारात्मक सोच के साथ बीजेपी को ज्वाइन किया है। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करते समय इस बात को कहा कि मेरे सामने 2 चीजें थी, एक परिवार था, एक तरफ राष्ट्र धर्म था, एक तरफ पारंपरिक धर्म था, दूसरी तरफ राष्ट्र धर्म था। मुझे राष्ट्र आराधना के लिए राष्ट्र धर्म महत्वपूर्ण लगा, मैंने बीजेपी ज्वाइन की। बाबा ये सारी बात है, लेकिन अगर जैसे जनता से बात करें ना, तो जनता ये बोलती है 100 सोनार की 1 लोहार की। अगला सवाल की तरफ बढ़ता हूं। ज्यादातर ये होता है कि जब राजनेता बोलते हैं ना, तो उनकी स्पीचेस या उनके जो वक्तव्य होते हैं वो न्यूज बनाती है। आपकी गणित न्यूज बना रही है। मेरे को एक तो ये है, विपक्ष को दिक्कत आपकी मैथ से, आपकी गणित से, लेकिन मेरे को दिक्कत ये है कि आप उल्टा पहाड़ा कर रहे हैं। 20-40-60-80 होता है, आप ये 80-20 80-20 कर रहे हैं। बाबा ये क्या है? इसको लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। देखिए, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। हमने इस बारे में कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव, ये विधानसभा चुनाव के पहले का मेरा वक्तव्य है, जिसमें मैंने इस बात को कहा था कि चुनाव 80 और 20 के बीच में सिमटेगा। 80% वे लोग जो उत्तर प्रदेश के विकास, उत्तर प्रदेश की समृद्धि, उत्तर प्रदेश के अंदर दी जाने वाली गरीब कल्याण की योजनाओं का, उत्तर प्रदेश में बेहतर सुरक्षा के माहौल का, उत्तर प्रदेश में आस्था के सम्मान के कार्यों को समर्थन करते हैं, उसके प्रति सकारात्मक भाव रखते हैं, वह 80% लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। जो लोग
जिन्हें सुरक्षा का बेहतर माहौल अच्छा नहीं लगता। ऐसे कौन लोग होंगे? जो लोग आस्था का सम्मान नहीं बल्कि उसका अपमान करने के आदी हैं। जिन लोगों को गरीबों को मिलने वाली योजनाएं अच्छी नहीं लगती, जिन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य अच्छा नहीं लगता, वे लोग बीजेपी के विरोध में पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। तो ये 80-20 की ये लड़ाई चलेगी और अंततः 80-20 की लड़ाई 14 से चल रही है, 14, 17, 19, 22 में भी यही देखने को ये मिलेगा। आपका जो उल्टा पहाड़ आया है, मतलब 80-20 का, इसने कई विपक्षी राजनेताओं को पूरी आपने इतना काम आसान कर दिया। उनकी पूरी स्पीच इसी पे रहती है, पूरी स्पीच इसी पे रहती है कि देखो बाबा ने ये कहा, योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने 80-20 कर दिया। वो उसमें हिंदू मुसलमान भी ले आते हैं, वो उसमें पिछड़ा भी ले आते हैं, वो उसमें जातियां भी ले, सब कुछ जोड़ लिया। आपके यहां से गए हुए लोग 75-15 कर रहे हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही ये कौन सी गणित कौन कहां कैसी जोड़ रहा है। ये सब की समझ में 10 मार्च को आ जाएगा। लेकिन इस सब से ये हो रहा है बाबा कि अचानक मैं देख रहा हूं, और ये मीडिया में भी है कई जगह, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में आज आपका नाम लिया जाता है, पर कई लोगों को योगी आदित्यनाथ फूटी आंख भाता नहीं है, और वो काला रंग लगा के पीछे योगी आदित्यनाथ भगवा क्यों पहनते हैं, योगी आदित्यनाथ क्यों चलते हैं, योगी आदित्यनाथ एक खास समुदाय के लिए सिर्फ हिंदुओं के हैं। और वो, मैं सवाल पूछने में गुरेज कर सकता हूं, शब्दों का इस्तेमाल चयन ध्यान से करूंगा, वो लोग नहीं, 1 मिनट में बोल देते हैं कि आप इनके खिलाफ हैं, आप एक खास समुदाय के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, आप उनके मुख्यमंत्री नहीं। साफ तौर से बोला जाता है आपके चेहरे को लगा के, और पीछे आजकल तो तकनीक आपको पता है, आप भी मुख्यमंत्री हैं और आप तो टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं, तो पीछे अजीब अजीब सी ग्राफिक लगा के, काला करके, ये करके, वो करके कि इससे बचो, इससे बचो। एक योगी फोबिया क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है कि योगी से करो, योगी आदित्यनाथ से। देखिए, ये चीजें इस बात को दिखाती हैं कि विपक्ष और ये जो 20%, जो 20% लोग हैं, ऐसे लोग हैं, वे लोग भयभीत हैं बीजेपी के फिर से आने से। क्योंकि उन्होंने जो सपना देखा था यूपी के बारे में कि यूपी में दंगा कराएंगे, यूपी में लूट खसोट मचाएंगे, यूपी में जैसे पहले होता था वही सब होगा, वो तो हो नहीं पाया। उनके सपने चकनाचूर कर दिए जनता जनार्दन ने। फिर होंगे तो किसी भी रूप में करेंगे, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। और मैं इस बात को साफ बहुत अच्छे ढंग से कह सकता हूं कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने काम किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं कि 5 साल की हमारी सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला को दिया गया, बिना भेदभाव के दिया गया। हमने योजनाओं में भेदभाव नहीं किया, विकास में भेदभाव नहीं किया, लेकिन हां, सरकार ने तुष्टीकरण भी नहीं किया, क्योंकि राजनीति का तुष्टीकरण, पेशेवर माफिया और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण, यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा थ्रेट है और इसको नहीं स्वीकार किया जा सकता है, किसी भी स्थिति में नहीं स्वीकार किया जा सकता है। प्रदेश की 25 करोड़ जनता को सुरक्षा देना यह हमारा नैतिक दायित्व है और अपने उस नैतिक दायित्व का निर्वहन हम लोग करेंगे, कर रहे हैं, करेंगे भी। लेकिन जो आपका विपक्ष है प्रदेश में, और खासकर अखिलेश यादव, ये कहते हैं कि आपका जो बुलडोजर, और आपसे जितनी बार भी मैंने साक्षात्कार, जब से मैं कर रहा हूं आपका इंटरव्यू, हर बार मैंने सवाल पूछा है, लेकिन इस बार अखिलेश कह रहे हैं कि आपका बुलडोजर सिलेक्टिव है, आपका जो ये एक्शन है वो सारा सिलेक्टिव है, कुछ लोगों पे चलता है जो आपको सपोर्ट नहीं करते। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, अखिलेश जी प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी 4 बार प्रदेश में सत्ता, 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की छवि क्या है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है।
अखिलेश जी 12 से 17 के बीच में प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उस समय अगर उन्होंने गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कुछ किया होता तो संभवतः सपा की यह दुर्गति नहीं होती। 5 वर्ष में 18,000 आवास सैंक्शन किए, किसी गरीब को मकान मिला नहीं। हमारी सरकार ने 43 लाख गरीबों को एक एक आवास दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना में, मुख्यमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को हम लोगों ने एक एक शौचालय उपलब्ध करवाया। हमारी स्थिति तो बहुत स्पष्ट है। हमारी संवेदना गांव के लिए है, गरीब के लिए है, किसान के प्रति है, नौजवान के प्रति है, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति है। लेकिन उनकी संवेदना किसके साथ है? उनकी संवेदना माफियाओं के प्रति है, उनकी संवेदना पेशेवर अपराधियों के प्रति है, उनकी संवेदना उन तत्वों के प्रति है जो कैराना से हिंदुओं का पलायन करने के लिए मजबूर करते थे, जो प्रदेश में उपद्रव करते थे। उनकी संवेदना उन लोगों के प्रति है जो बड़ी बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन करते हैं। उनकी सूची तो यही बताती है। आपने बात कैराना की पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये वाला इलेक्शन उत्तर प्रदेश का स्टार्ट हो रहा है। आप खुद अलीगढ़ में थे, देश के गृह मंत्री कैराना में थे, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिजनौर में थे, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी पश्चिम, तो आपने पूरा फोर्स पश्चिम उत्तर प्रदेश में झोंका हुआ है। लेकिन जब आपने बात पलायन की पलायन एक असलियत थी। आप ही की पार्टी के सांसद थे हुकुम जी ने ये पहली बार लेके आए, उन्होंने सूची भी दी थी 436। फिर क्या प्रेशर हुआ, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट वापस लाए। मैं ये कहता हूं कि क्या आपकी सरकार ने उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जिन्होंने आम जनता को मजबूर कर दिया था अपने घरों से जाने के लिए? बाबा हाँ, क्यों नहीं। अगर कोई पेशेवर अपराधी है जी, समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है, निर्दोष नागरिकों को, व्यापारियों को, गरीबों की संपत्ति पर कब्जा कर रहा है, तो उतनी सख्ती से निपटा भी गया उन लोगों से। 2015 में 2 हिंदू व्यापारियों की हत्या के लिए जिम्मेदार व्यक्ति अभी 10 वर्ष की कारावास में जेल के अंदर सड़ रहा है। इससे पहले पुलिस पर गोली चलाने वाले तमाम अपराधी इनकाउंटर के शिकार भी हुए हैं। हमने पहले कहा था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे, वही जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हमारी कार्रवाई चल रही है। तो फिर ये चीज विपक्ष के नेताओं को उत्तर प्रदेश में समझ क्यों नहीं आती? और मैं सिर्फ अखिलेश यादव की नहीं, अब तो एक और ये जो असउद्दीन ओवैसी हैं, ये भी उत्तर प्रदेश में अपना भाग्य आजमाने के लिए आ गए। ये जब आते हैं तो जब ये मुजफ्फरनगर पहुंचते हैं तो इन्हें मेरठ के दंगे याद आते हैं, जब मेरठ पहुंचते हैं तो इन्हें मुजफ्फरनगर के दंगे याद आते हैं। तो ये तो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक खास समुदाय के खिलाफ है और जब तक योगी आदित्यनाथ है तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और ये कोई गुरेज नहीं करते बोलने में, ये स्टेज से स्पीचेस है। आपने तो सुना होगा, आपके पास आपकी पार्टी में पूरा ब्रीफ आता होगा बाबा। ये लोग कोई गुरेज नहीं करते, आपका नाम लेके बोलते हैं वहां कि अगर ये आए और ये कब तक रहेंगे। ये भी था, ये मतलब इस बार तो ये बोला गया कि मोदी और योगी कब तक रहेंगे, जब जाएंगे फिर देखेंगे। मतलब डराने के लिए इस तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में दंगा एक सच्चाई थी। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। दंगा होगा, अगर इस पक्ष का जल रहा है तो उस पक्ष का भी जल रहा होगा। एक तरफा तो दंगा होता नहीं है। हर व्यक्ति तबाह था, हर व्यक्ति परेशान था। लेकिन हम उन दंगाइयों को प्रश्रय दें, ये किसी भी चुनी गई सरकार के लिए बहुत शर्मनाक होता है। पिछली सरकारें उन दंगाइयों को प्रश्रय देती थी। उन दंगाइयों को सीएम आवास पे बुला के सम्मानित किया जाता था। हमारी सरकार में 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। कोई भी इस प्रकार की घटना नहीं घटित हुई जो एक कॉमन मैन की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा हो। और सरकार ने जहां भी देखा कि कोई इस प्रकार का तत्व सिर उठाने का प्रयास कर रहा है, सख्ती के साथ वहां पर कानून के दायरे में जो कार्रवाई हो सकती थी, हमने कार्रवाई की।
आप जब ये बोले और मैं लखीमपुर ना बोलूं, लखीमपुर हुआ क्योंकि उसमें लोगों के ये रहा। मैंने आपसे पिछली बार भी पूछा था जब आप बलरामपुर में आपने मेरे से बात की, तो आपने कहा ऐश्वर्या मैंने एक्शन लिया है, लेकिन मैंने तब भी ये कहा था कि लोगों को ये उम्मीद थी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, पलक झपकते एक्शन होगा, और चाहे वो कोई भी हो उसके खिलाफ इतना स्टर्न एक्शन होगा कि कोई हिम्मत नहीं करेगा इस तरह का डरावना या भयावह देखिए, दोबारा हो जाए। लखीमपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन लखीमपुर के मामले में सरकार ने कार्रवाई की है। हां, तथ्यों को इकट्ठा करने में समय लग सकता है और उस दौरान विपक्ष वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहता था। हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी कि हम पहले वहां पर शांति और सौहार्द को बना करके दोनों समुदायों के विश्वास को अर्जित करें और फिर नियमानुसार कार्रवाई करें। तो जो नियमानुसार था, कानूनन जो कार्रवाई हो सकती थी उसी के अनुसार प्रदेश सरकार ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया था। और हम इस बात को कह सकते हैं कि अराजकता फैलाने, दंगा फसाद करने या गुंडागर्दी करने की छूट सरकार ने किसी को नहीं दी और न किसी को देगी। ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आप दे रहे हैं। बाबा, आज हम यहां खड़े हैं, इलेक्शंस अब सर पर है। मैं अगर आपसे पूछूं कि दोनों को, मैं दो सवालों को ज्वाइन कर रहा हूं। एक तो ये जो नॉन यादव ओबीसी है और जो नॉन जाटव दलित वोट है, उसको बीजेपी कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजभर, जो कि पूर्वांचल में उनका 20% के आसपास, मेरे स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से 19 दशमलव कुछ है वोट उनके पास। तो ऐसे में क्या राजभर, जो 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं ओपी राजभर, उनसे आपकी पार्टी का जो अलग थलग हुआ, उससे आपको नुकसान होगा? देखिए, हम लोगों ने 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा है। उससे पहले 2017, 2014 का लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीती है। अब तक राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा गठबंधन 2019 का था। जी, 19 का, जिसमें सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल सब एक साथ हो गए। ये सभी एक साथ एकजुट हो गए थे। परिणाम क्या रहा है? आप तो गणित के जोड़ और घटाने के उसको जानते ही होंगे कि अगर 0 + 0 करेंगे तो 0 ही रहेगा। मुझे एक बात बताइए, जो लोग महाराज सुहेलदेव को अपना आदर्श मानते हैं, महाराज सुहेलदेव को भारत की रक्षक का एक महान योद्धा मानते हैं, वे लोग क्या वो बहादुर जाति क्या सालार मसूद गाजी के अनुयायियों के साथ हाथ मिलाएगी? कभी नहीं। समाजवादी पार्टी का इतिहास है, उसने कभी भी महाराज सुहेलदेव को सम्मान नहीं दिया। हम जब भी आयोजन करते थे उसको बैन करने का काम समाजवादी पार्टी करती थी। बैन करने का स्मारक, महाराज सुहेलदेव का स्मारक बहराइच में चित्तौड़ा नामक स्थान पर, जहां पर महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद गाजी को, विदेशी आक्रांता को मारा था, उसकी सेना सहित, वहां पे भव्य स्मारक हमारी सरकार बना रही है। इससे पहले नहीं था। इससे पहले पिछली सरकारों ने तो कुछ भी नहीं बनने दिया। महाराज सुहेलदेव के नाम पर बहराइच मेडिकल कॉलेज का नामकरण हमारी सरकार ने किया। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से नामकरण की कार्रवाई न केवल यहां पर, बल्कि आजमगढ़ में भी जो हमारा स्टेट यूनिवर्सिटी बन रहा है वह भी महाराज सुहेलदेव के नाम पर है। सवाल यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा क्या है? क्या यही है कि जो महाराज सुहेलदेव का अपमान करें उनके साथ हाथ मिलाएं? ये नहीं होता है। और मुझे नहीं लगता है, जैसे ये गणित 2019 में बुरी तरह पिटी थी, फेल हुई थी, 2022 में भी उसकी पुनरावृत्ति होगी। आपकी सीट अनाउंस हो चुकी है, आप गोरखपुर सदर से। अब लोग कह रहे हैं कि भाई बाबा मैदान पे उतरे हैं तो आपने फोर्स कर दिया है अखिलेश को लड़ने के लिए पहली बार। इससे पहले
अखिलेश विधानसभा का इलेक्शन नहीं लड़ते थे, बहन जी तो इस बार भी नहीं लड़ रही, लेकिन बहन जी है भी नहीं, वो एक मेरा अलग सवाल है, मैं इसके बाद पूछूं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आपने भी और अखिलेश ने, दोनों ने भी, आप बोलेंगे कि मैं तो उनकी सीट पे कुछ कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन आपकी सीट के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं, बहुत हवा थी, बहुत बातें कही जा रही थी कि क्या आप अयोध्या से उतरेंगे, क्या आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्या आप मथुरा की तरफ आएंगे, यहां से आप उतरे, लेकिन फिर आप गोरखपुर सदर से, वो आपकी पार्टी ने डिसाइड किया। आपका स्टेपल आंसर है बाबा, आप बोलेंगे कि पार्टी डिसाइड करती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, ऐश्वर्या तुम्हें नहीं पता, पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करती है सब। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ उतरते हैं कहीं से तो उसका एक अलग असर आता है। तो आपको लगता है कि अब जब अखिलेश पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि इट्स अ 2 मैन फाइट, बीजेपी वर्सेस एसपी है, योगी वर्सेस अखिलेश है, ये कहा जा रहा है। देखिए, बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने 2019 में भी गठबंधन बनाया था और एक महागठबंधन बनाया था। समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर रह गई। इस चुनाव में भी आप देखना, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। नंबर 2 की लड़ाई कौन लड़ता है, यह देखना चाहिए। आप कह रहे हैं तीसरे नंबर, वो तो 400 प्लस के सपने लिए होंगे। और मैं वही कह रहा हूं ना, ये सपना उन्होंने 2019 में भी देखा था, 2017 में भी देखा था, 2014 में भी देखा था। आप कह रहे सपना ही रह जाए, और सपना सपना ही रहेगा। क्योंकि इन लोगों ने, इनके जो कारनामे हैं समाजवादी पार्टी के, अभी से आप देख रहे होंगे किस प्रकार की थ्रेट उनके लोग दे रहे हैं। जनता इन सब चीजों को स्वीकार नहीं करती है, गुंडागिर्दी बर्दाश्त नहीं करती है, करनी भी नहीं चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन समाजवादी पार्टी के उस स्वरूप को, जो दंगा का था, अराजकता का था, गुंडागिर्दी का था, लूट खसोट का था, उसको स्वीकार करेगी। और लोकसभा चुनाव 2019 ने तो बहुत स्पष्ट कर दिया है। लेकिन वो कहते हैं कि हमारी पार्टी ऐसी नहीं थी, बाबा ने बहुत स्ट्रैटेजिकली और स्मार्टली हमको पेंट कर दिया है ऐसा कि सपा यानी गुंडा। वो लाल टोपी वाला कमेंट भी आया, ये भी आया, प्रधानमंत्री ने भी इसका रेफरेंस किया। उन्होंने कहा भाई हमारी पार्टी तो ऐसी नहीं थी, हमारी तो समाजवाद की पार्टी है, हमारी पार्टी को पेंट कर दिया है ऐसे। देखिए, सवाल ये है, एक भी सभ्य और शरीफ व्यक्ति समाजवादी पार्टी के बारे में क्या राय लेता है, आप मुझसे मत पूछिए भाई। मैं कहता हूं इसकी राय एक कॉमन मैन से ले लेनी चाहिए। आप लोगों के रिपोर्टर हैं, हर जिले में हैं, उन लोगों से पूछना चाहिए, कोई ऑफ द रिकॉर्ड ही ले लें, एक कॉमन मैन समाजवादी पार्टी के बारे में क्या सोचता है। कभी भी अच्छी सोच नहीं रखता है, कभी नहीं। और मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए, यानी इससे ज्यादा खराब स्थिति और क्या हो सकती है कि पब्लिक की धारणा उसके प्रति अच्छी नहीं है। 4 बार सरकार में आने के बाद मैं क्या कह रहा हूं ना, ये सब के बावजूद भी उनके प्रति जनता की धारणा बहुत अच्छी नहीं थी और नहीं है। आपने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां में एक और पार्टी है जो कि कंटेस्ट में उत्तर प्रदेश, उसका नाम है कांग्रेस। किसी जमाने में क्या कांग्रेस और क्या हो गई, उसमें एक नेता है, वो कहते तौकीर रजा, ये कहते हैं कि बाटला जो टेररिस्ट है वो मार्टर्स हैं। और क्या ये इस तरह की जो टिप्पणी करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा, मैं बताता हूं कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट द सेंटर दे सेड एन इन्वेस्टिगेशन विल बी कंडक्टेड इनटू बाटला हाउस एनकाउंटर, दोज किल्ड इन बाटला हाउस एनकाउंटर वर नॉट टेररिस्ट, दे शुड गेट मार्टर स्टेटस। उन्हें कहता है वो आतंकवादी नहीं भाई, मार्टर थे। पर मेरा सवाल यह है कि जब ऐसे नेता टिप्पणी देते हैं तो क्या उनके वरिष्ठ नेताओं को नहीं मालूम, जो प्रियंका गांधी खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानती है बाबा, क्या उनकी मर्जी के बिना इस तरह की टिप्पणी तौकीर रजा जैसे नेता कर सकते हैं किसी भी पार्टी में? उस समय क्या कर रहे थे, जब बटाला हाउस में इंस्पेक्टर शर्मा शहीद हुए थे, उस समय तो कांग्रेस की ही सरकार थी केंद्र में। आंसू आए थे ना किसी की आंख में। और उस समय इन लोगों ने कैसे बचाव करने का प्रयास किया था उन आतंकियों का। आज तो इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें साफ आ चुकी हैं। और बटाला हाउस में या किसी भी आतंकी घटना के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों का महिमामंडन
ये मुझे लगता है इसको नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए। ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि इस प्रकार के तत्व ये कांग्रेस के हितैषी हैं या कांग्रेस की नैया को डुबोने वाले हैं। नैया डुबोने वाले। एक ये जो लड़की हूं लड़ सकती हूं बहुत पॉपुलर हुआ, और जो उनका पोस्टर पेज था वही प्रियंका मौर्य वही आपकी पार्टी में आ गई। वो कह रहे हैं भाई मेरे को तो लड़ने नहीं दिया, मेरे को तो वहां से पैसे मांगे, क्या नहीं किया। तो लड़कियों के बारे में प्रियंका गांधी ने कोशिश तो की कि उसको अपने कैंपेन का बनाए, लेकिन उसकी तरफ कुछ काम नहीं। देखिए, कांग्रेस में उनको स्वयं ही नहीं मालूम कि उन्हें क्या करना है। एक दिन अपना सीएम फेस प्रस्तुत करते हैं, अगले दिन विड्रॉ करते हैं। पार्टी का अपना मैनिफेस्टो क्या है, किन मुद्दों पर लड़ना चाहती है, ये तक स्पष्ट नहीं है। राज्य के अंदर सर्वाधिक दिनों तक जिस कांग्रेस ने शासन किया हो, उस कांग्रेस की दुर्गति, ये वंशवादी राजनीति, परिवारवादी राजनीति की यही दुर्गति होनी है जो कांग्रेस की आज यूपी में है। अब एक और असलियत है हिंदू फोबिया। मैंने जैसे कहा था ना, योगी फोबिया क्रिएट कर रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं इंडियाज एनवॉय टू यूएन। टीएस तिरुमूर्ति साहब हैं, उन्होंने यूएन में बोला कि इसको रिकॉग्नाइज कीजिए। और मैं अंग्रेजी में सिर्फ 2 लाइन पढ़ रहा हूं कि इमर्जेंस ऑफ कंटेम्पररी फॉर्म्स ऑफ रिलीजियोफोबिया, स्पेशली एंटी हिंदू, एंटी बुद्धिस्ट एंड एंटी सिख फोबियाज is a matter of serious concern and needs attention of the UN and all member states to address this threat. Do you believe? आपको लगता है कि मतलब हिंदू फोबिया रियल है? ये लोग जानबूझ के हिंदू फोबिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, कुछ लोग, ये एक साजिश है भारत और भारतीयता के खिलाफ। भारत का सेकुलर स्टेटस है ही इसलिए क्योंकि हिंदू बाहुल्य है। उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति सुरक्षित इसलिए है क्योंकि हिंदू बाहुल्य है। हिंदू किसी जाति, मत या मजहब का नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान है। और इसलिए जो भारत और भारतीयता की अभिवृद्धि से परेशान हैं, वे लोग हिंदू फोबिया की बात करते हैं, इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करते हैं जिससे देश और दुनिया के सामने हिंदुओं को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। लेकिन अब ये आज तो बहुत कम हो चुका है, पहले तो बहुत ज्यादा होता था। इन चीजों से बहुत इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। एक शब्द मैंने कहा ना, इसकी बहुत चिंता नहीं करनी है जी। जो देश के हित में है, प्रदेश के हित में है, हमें वही कार्य करना है। आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ वो कार्य कर रहे हैं जो प्रदेश के हित में, और वो करते रहे? हमारे लिए इसके अलावा कोई दूसरा कार्य है ही नहीं। जो प्रदेश के हित में होगा, प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित में होगा और भारत के संविधान के दायरे में होगा। संवैधानिक दायरे में रह करके हम उन कार्यों को करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। बाबा, हमने एक ओपिनियन पोल किया था, उसमें मैं आपको नंबर बताता हूं। उसमें कहते हैं कि आप 300 पार कर रहे हैं। कांग्रेस तो है ही नहीं कहीं। सपा 80 से बहुत ज्यादा होगा तो 111, 131, 121। पिछली बार से 47 पे थे, इस बार 70-75 सीट उनकी बढ़ रही है। ये जो बढ़ रहा है ग्राफ, 6-7 फेज में यूपी का इलेक्शन होता है, अगर ये कहीं बढ़ते 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 और पास पहुंच गया तो? देखिए, समाजवादी पार्टी 100 क्रॉस कभी नहीं कर पाएगी। अच्छा, अगर वो 100 के नीचे तो आप 350 के ऊपर हो जाएंगे? नहीं, मैंने कहा ना, बीजेपी 300 प्लस करेगी। 100 के अंदर ये सभी दल रहेंगे, सपा, बसपा, कांग्रेस, ये सभी लोग उसके दायरे में रहेंगे। कुछ इंडिपेंडेंट आएंगे, ये सब चीजें आती रहेंगी। लेकिन ये तो सोचना ही नहीं चाहिए कि समाजवादी पार्टी कोई जो है बहुत करिश्मा कर पाएगी। अरे सपा तो वही है जो पहले थी जी। ये वही सपा है जब 2012 में आती है तो सबसे पहला कार्य राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस करती है। ये वही सपा है जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती है। ये वही सपा है
जो प्रदेश के अंदर व्यापक अराजकता का कारण बनी रही थी, दंगे, फसाद, पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता का शागिर्द बना करके प्रदेश में लूट खसोट करना, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करना, गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाली, कांसी राम जी के नाम पर बने हुए संस्थानों का नाम बदल करके सामाजिक न्याय को तार तार करने वाली ये वही सपा है। इनसे कोई उम्मीद मत करिए आप, इससे जनता भी उम्मीद नहीं करती है। इसलिए ये सपना ही होगा कि ये 100 सीट क्रॉस कर जाए। आखिरी दो सवाल बाबा, जल्द कू एक सोशल प्लेटफॉर्म है, उसमें आपको, मुझे नहीं पता आपके 2.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं उस पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। बाबा अखिलेश यादव बोलते हैं कि आपने डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ उनकी जो स्कीम्स हैं उनका नाम बदला, यू चेंज द, चाहे वो कहते हैं 110 या 100 को आपने 112 कर दिया, वो कहते हैं जितने भी फीते थे वो उन्होंने काटे, चाहे वो कोई भी हाईवे हो। तो फिर असलियत क्या है, जनता को बताइए। ये तो जनता भी जानती है। हमने जिसका शिलान्यास किया, हमने उसका उद्घाटन भी किया। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने उनका इंटरव्यू किया लखनऊ में, वो जहां से निकले लखनऊ बोले ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया, और सही में ऑन रिकॉर्ड कह रहे, बोले ये मैंने बनाया, और जो मैंने बनाया था वो बाबा ने रुकवा दिया, वो ऑन रिकॉर्ड। मैं यही कह रहा हूं ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जनता जनार्दन ने उन्हें इस लायक रखा ही नहीं कि वह किसी चीज का फीता काट सके। हमने जिसका शिलान्यास किया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिन कार्यों का शिलान्यास किया था उसका उद्घाटन भी किया है। कार्य समयबद्ध ढंग से हो, समय से कार्य योजना बने, कार्य समयबद्ध ढंग से हो और समय पे पूर्ण होकर के राष्ट्र को समर्पित हो, यह सौभाग्य बिरले को ही प्राप्त होता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने समय में यही किया है। समय पे शिलान्यास, उससे पहले उसकी कार्य योजना बनाना, समय पे उसका उस डीपीआर बना करके शिलान्यास करना और फिर कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा करते हुए उसका लोकार्पण का कार्यक्रम भी करना। 2017 के पहले क्या था? वो तो ये भी कहेंगे कि बिजली हम ही लोग लेके आए थे। तो कोई पूछेगा कहां से बिजली, तो कहेगा साहब आकाश में बिजली चमकती थी ना, हमारे समय में चमकती थी, वही बिजली है। अगला सवाल, प्रदेश के 71 से 72 जिले अंधेरे में रहते थे 2017 के पहले। आज प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में पर्याप्त बिजली है, 24 घंटे बिजली है। अब इसके बारे में क्यों नहीं कह रहे हैं वो, मैं नहीं समझ पाया। नहीं, वो तो उल्टा कहते हैं, वो तो कहते हैं आपके जो बिजली मंत्री है वो उनका नाम लेते हैं और कहते हैं कि देखो ये गलत, यहां से चोरी, ये गलत, ये गलत। मैं यही कह रहा हूं ना। और सच्चाई ये है कि प्रदेश के अंदर इन्होंने जिस प्रकार के पीपीए किए थे, पावर परचेज एग्रीमेंट किए थे, इतने इल्लीगल थे, इल्लीगल थे। यानी यूपी की जनता को बिजली से तो वंचित ही कर रहे थे, लेकिन जो खरीदी भी जा रही थी उसके नाम पर क्या लूट मची थी, कहा नहीं जा सकता इन सब चीजों को। ये लोग क्या कर रहे थे सत्ता में बंद कर दी, आपके आते बंद हो गई। आने के बाद हम लोगों ने काफी ज्यादा पीपीए निरस्त भी किए, क्योंकि वह प्रदेश के हित में नहीं थे, जनता के हित में नहीं थे। लेकिन हमने विद्युत के उत्पादन को बढ़ा करके, पावर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा करके, इलेक्ट्रिफिकेशन के उन गांवों में 1,21,000 गांवों में इलेक्ट्रिफिकेशन पहुंची है। और भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने फिर उन गांवों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा करते हैं। किताब में है बाबा की ऑन ग्राउंड है, ऑन ग्राउंड 1,21,000 मजरों तक विद्युतीकरण का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है। और 1,43,00,000 गरीबों को फ्री में फिर बिजली के कनेक्शन भी देने का कार्य किया है। क्यों अखिलेश जी इसको भूल गए? क्योंकि उनको तो पता ही नहीं होगा। 12 बजे सोकर उठने वाले बड़े बाप के पुत्र हैं, तो 12 बजे सोकर के उठेंगे, 2 बजे तैयार होंगे। इंटरव्यू भी आपने दोपहर के बाद ही लिया होगा, तो स्वाभाविक रूप से उसके बाद कोई तैयार होकर के उनको पहले जगाएगा, मालिश करेगा, उसके बाद फिर उनको तैयार होने में समय लगता है, फिर उनकी साइकिलिंग का समय हो जाता है। इसलिए उनको कहाँ फुर्सत है इन सब चीज़ों के बारे में जानने, सीखने या इन चीज़ों के बारे में कोई बताने का। आखिरी सवाल बाबा, और फिर आपकी टीम मेरे को इशारे कर रही है कि खत्म करो, मीटिंग है। आखिरी सवाल बाबा, कू पे ये पूछते हैं कि
इस बार एक चीज और अलग हो रही है बाबा, वो ये कि बीएसपी कहीं दिख नहीं रही। लोग कह रहे हैं अंदर खाने कहीं बहन जी और बीजेपी, हाँ बहन जी और बीजेपी का अलायंस तो नहीं हो गया है। तभी सिर्फ एक ही रैली हुई थी लखनऊ में, उसके बाद कोई रैली नहीं हुई। प्लीज बता दीजिए हमको, क्या बीएसपी और बीजेपी पोस्ट पोल अलायंस करेंगे? देखिए, बीजेपी के साथ बीजेपी के जो परंपरागत सहयोगी हैं, बीजेपी उन्हीं के साथ मिलकर सरकार भी बनाएगी। पर ये एक असलियत है बाबा, आप जानते हैं। लेकिन बहन जी एक्टिव नहीं है। देखिए, बीजेपी अपनी बात करेगी, बीएसपी एक राजनीतिक दल है, उनकी बात बहन जी कर सकती है। लेकिन आजकल बहन जी तो मेरे ऊपर भी ट्वीट कर रही है। बहुत अच्छा मुझे लगा कि उनको अब गोरखपुर मठ भी याद आने लग गया है। आपने पढ़ा है, आपके सामने लाया गया वो ट्वीट? मुझे प्रसन्नता है, बहन जी ने गोरखपुर के परंपरागत मठ का जिक्र किया है और मैं तो उनको वहां स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं। वे आए एक बार गोरखनाथ मठ को, और वहां जाके आएंगे तो हमें प्रसन्नता होगी। आपने ये बोला बाबा, बस मैं खत्म करूंगा नहीं तो मुझे को उठा दिया जाएगा। मैं ये कह रहा हूं बाबा, एक सवाल हर बार बोला जाता है, मैंने तो देखा है पिछली बार कि आप आईपैड यूज करते हैं। जरा बताइए दर्शकों को, ये सवाल अखिलेश यादव को बहुत दिक्कत है कि आपको आईपैड आता है, आपको लैपटॉप आता है। देखिए, नहीं मतलब सवाल हाँ। ये है कि आपने जब आप संसद में थे, आपकी आखिरी स्पीच थी संसद में, कुछ 1 साल का फर्क आपने बताया था, कुछ समझा रहे थे राहुल गांधी आपके, और कुछ आप लोगों का कुछ मतलब क्लास व्लास में कोई फाइट वाइट चलता था क्या कि मेरे को आता है तेरे को नहीं आता? उनको आपकी पॉलिसी से ज्यादा इससे दिक्कत है कि आपको लैपटॉप चलाना आता है नहीं आता, आपको आईपैड, मैंने तो देखा आपको आईपैड चलाते। मैंने कहा कि मैंने तो बाबा को आईपैड चलाते हुए सुबह सुबह देखा। ये प्रदर्शन की चीज नहीं है, लेकिन ये सच है कि प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई हमारी सरकार ने प्रारंभ किया। उनको इस पे परेशानी है, क्योंकि पिछली बार जो लॉलीपॉप इन्होंने दिया था लैपटॉप के नाम पर, वह सबके सामने है और इसलिए आज उनको परेशानी है कि प्रदेश के अंदर आखिर ये टैबलेट और स्मार्टफोन युवाओं को कैसे दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर ई ऑफिस हो जाएगा तो फिर जो टेबल के नीचे इनका खेल चलता था वो सब बंद हो गया है। उनको परेशानी इस बात की है, उनको परेशानी इस चीज की नहीं है कि मैं टैबलेट का उपयोग करता हूं नहीं करता हूं। परेशानी उनकी इस बात को है कि ये सब क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार पे तकनीक को लेकर के हम भ्रष्टाचार को कैसे जड़मूल करने जा रहे हैं, इससे उनको ज्यादा परेशानी है। आज 24 तारीख है बाबा, उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है आज। आप ही के काल में मुझे बताया गया है इसको मनाना भी शुरू कर रहे हैं, इससे पहले मनाया भी नहीं जाता था। देखिए, आज उत्तर प्रदेश दिवस है जी। मैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को उत्तर प्रदेश दिवस की अपनी शुभकामना देता हूं। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत अवध और आगरा के नाम पे था जी। इसको नया नाम उत्तर प्रदेश दिया गया था, ये नोटिफिकेशन निकली थी। आप आश्चर्य करेंगे कि व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाता है, बिल्कुल, लेकिन जिस प्रदेश में रह रहे हैं, पिछली सरकारों ने कभी भी उस प्रदेश की स्थापना दिवस के कार्यक्रम को मनाने की जरूरत महसूस नहीं की। कर रहा है? मनाया नहीं गया इससे पहले? कभी नहीं, पहली बार। और इसके बारे में मुझे पत्र लिखा था हमारे पूर्व माननीय राज्यपाल श्री राम नाईक जी ने। राम नाईक जी ने इसके बारे में मुझे लिखा था कि मैं पिछली सरकारों में भी कहता रहा, लेकिन कभी भी अखिलेश जी ने ध्यान नहीं दिया। और अच्छा है, राज्यों को अपनी स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ जोड़ करके उस दिवस को स्मरणीय बनाना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी ये सदैव से प्रेरणा रही है और हम लोगों ने इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया था। और 24 जनवरी 2018 को जब हम लोगों ने पहला अपना उत्तर प्रदेश दिवस मनाया था, तो उस दिन हमने उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय योजनाओं में से एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लॉन्च किया था।
बहुत पॉपुलर हो रही है। दूसरी स्थापना दिवस पे हम लोगों ने परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान का आयोजन प्रारंभ किया था। तीसरा, उत्तर प्रदेश दिवस पर हम लोगों ने श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय, हर कमिश्नरी में एक अटल आवासीय विद्यालय हमारे खुल रहे हैं, जहां पर श्रमिकों के बच्चों को अत्याधुनिक सुविधा के साथ साथ वो जिस क्षेत्र में पारंगत होना चाहेंगे उसमें वहां पे स्किल डेवलपमेंट का सेंटर भी रहेगा। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज के लिए भी, स्पोर्ट्स से भी हम उसको जोड़ने का कार्यक्रम करेंगे। जिसमें उसकी रुचि रहेगी उसके अनुरूप उसे पारंगत करने की तैयारी ये हमारी हर कमिश्नरी मुख्यालय पर एक एक अटल आवासीय विद्यालय श्रमिकों के बच्चों के लिए हो रहा है, स्थापित हो रहा है। ये हमने खोला था। हर एक स्थापना दिवस पे कुछ ना कुछ हम लोग नया करते रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है और उत्तर प्रदेश की सुख और समृद्धि की मैं कामना करता हूं। उत्तर प्रदेश के वासियों को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के लिए अपनी हृदय से बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए। बस ये बताइए, अगला इंटरव्यू दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद या पहले दोबारा मौका देंगे? उससे पहले भी देंगे, उसके बाद भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्ते।